भारत एक ऐसा उपमहाद्वीप जहां आप कुछ 100 किलोमीटर चले तो पूरा का पूरा भूगोल ही बदल जाता है। पर कभी सोचा है कि ये कमाल की विविधता आई कहां से? आज हम इसी कहानी की परतें खोलने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जिसे करोड़ों सालों की कुदरती ताकतों ने लिखा है और जो आज भी हमारी और आपकी जिंदगी तय करती है। देखिए, ये कहानी किसी पहाड़ की चोटी या नदी के किनारे से शुरू नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत हुई थी एक बहुत ही जबरदस्त भूवैज्ञानिक घटना से। दो महाद्वीपों के बीच एक ऐसी महाटक्कर जिसने भारत का नक्शा और उसकी किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। चलिए मेरे साथ जरा समय में पीछे चलते हैं, लगभग 5 करोड़ साल पीछे। कल्पना कीजिए, जमीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा जिसे हम आज इंडियन प्लेट कहते हैं, वो तेजी से उत्तर की तरफ बढ़ रहा है और सीधा यूरेशियन प्लेट से जा टकराता है। ये कोई मामूली टक्कर नहीं थी। ये इतनी शक्तिशाली थी कि इसने पृथ्वी की सतह को किसी कागज की तरह मोड़ दिया और दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय को जन्म दिया। लेकिन सवाल ये है कि इस टक्कर से पहले भारत था क्या? दरअसल ये प्राचीन, बेहद कठोर चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों से बना था, जिन्हें जियोलॉजिस्ट क्रेटन कहते हैं। आप इन्हें हमारे उपमहाद्वीप की रीढ़ की हड्डी समझ सकते हैं। अरबों साल पुरानी और एकदम मजबूत। और ये सिर्फ पुरानी चट्टानें नहीं हैं, ये तो भारत के असली खजाने हैं। इन्हीं क्रेटन्स के अंदर देश की ज्यादातर खनिज संपदा छिपी हुई है। सोचिए, लोहा, मैंगनीज से लेकर सोना तक, सब कुछ। ये प्रकृति का हमें दिया हुआ अरबों साल पुराना एक तोहफा है। तो उस महाटक्कर ने भारत को एक तरह से 3 बिल्कुल अलग अलग भौगोलिक चेहरों में ढाल दिया। ये ही 3 पिलर्स या स्तंभ मिलकर आज के भारत की पूरी तस्वीर बनाते हैं। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। पहला स्तंभ है हमारा राजसी हिमालय। ये सिर्फ पहाड़ों का एक झुंड नहीं है, बल्कि भारत का एक रक्षक है। ये उत्तर से आने वाली बर्फीली हवाओं के लिए एक दीवार की तरह खड़ा हो जाता है और गंगा, यमुना जैसी हमारी जीवन देने वाली नदियों को भी जन्म देता है। अगर हिमालय की विशालता का अंदाजा लगाना हो तो बस कंचनजंगा को देखिए। 8,586 मीटर की ऊंचाई। ये भारत का गौरव है और उस जबरदस्त भूवैज्ञानिक ताकत का जीता जागता सबूत भी है जिसने इसे बनाया। अब आता है दूसरा स्तंभ, भारत का दिल, यानी सिंधु गंगा का मैदान। हिमालय से जो नदियां बहकर आती हैं वो अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाती हैं और इसी मिट्टी ने इस इलाके को दुनिया के सबसे अमीर कृषि क्षेत्रों में से एक बना दिया है। सच पूछिए तो करोड़ों लोगों का पेट यहीं से भरता है, इसीलिए इसे भारत का अन्न का कटोरा भी कहा जाता है। और तीसरा और आखिरी स्तंभ है प्रायद्वीपीय पठार। ये भारत का सबसे पुराना जमीनी हिस्सा है। ये कठोर पुरानी चट्टानों से बना है और खनिजों का एक बहुत बड़ा भंडार है। भारत के औद्योगिक विकास की नींव रखने वाला लोहा और कोयला हमें यहीं से मिलता है। तो ये जो 3 विशाल भू आकृतियां हैं, ये सिर्फ जमीन के अलग अलग हिस्से नहीं हैं। ये तीनों मिलकर भारत की लाइफलाइन यानी मॉनसून को कंट्रोल करते हैं। आइए समझते हैं कि ये सब होता कैसे है। देखिए, मॉनसून का विज्ञान बहुत सरल है। गर्मियों में जब भारत की जमीन बुरी तरह तपती है तो यहाँ हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और एक लो प्रेशर जोन बन जाता है। उसी समय जो ठंडा हिंद महासागर है वो एक हाई प्रेशर का सेंटर होता है। अब हवा का सीधा सा नियम है, वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है। तो समुद्र से नमी से लदी हवाएं जमीन की तरफ दौड़ पड़ती हैं और यहाँ आकर झमाझम बारिश करती हैं। वैसे भारत में मॉनसून का एक ही चेहरा नहीं है, इसके 2 रूप हैं। पहला तो है जून से सितंबर वाला दक्षिण पश्चिम मॉनसून, जो लगभग पूरे देश को भिगो देता है, और दूसरा है अक्टूबर नवंबर में लौटता हुआ मॉनसून। ये उत्तर भारत में तो आसमान साफ कर देता है, लेकिन दक्षिण पूर्वी तट, खासकर तमिलनाडु में जबरदस्त बारिश लाता है। ये पहाड़ और पठार सिर्फ मौसम को ही नहीं बनाते, बल्कि भारत की जीवन रेखा, हमारी नदियों को भी जन्म देते हैं। ये नदियां अपने साथ सिर्फ पानी नहीं, बल्कि पूरी की पूरी सभ्यताएं बहाकर लाती हैं। जरा देखिए, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी नदियां हजारों किलोमीटर का लंबा सफर तय करती हैं, अपने किनारों पर जिंदगी और संस्कृति को सींचती हैं। ये पानी की सिर्फ धाराएं नहीं हैं, ये तो हमारे इतिहास का जीता जागता प्रवाह हैं। भारत की नदियों में एक बहुत ही दिलचस्प फर्क है। जो नदियां हिमालय से निकलती हैं, उन्हें ग्लेशियरों से पानी मिलता है, इसलिए वो साल भर बहती हैं, जिन्हें हम बारहमासी कहते हैं। वहीं दक्षिण भारत की ज्यादातर नदियां
बारिश के पानी पर निर्भर हैं, इसलिए गर्मियों में अक्सर उनका पानी कम हो जाता है या वो सूख जाती हैं। और ये अंतर उन इलाकों में रहने वाले लोगों की जिंदगी पर बहुत गहरा असर डालता है। तो अब तक हमने देखा कि कैसे चट्टानों, पहाड़ों और नदियों ने मिलकर भारत का भूगोल बनाया। अब देखते हैं कि यही भूगोल हमें कौन-कौन से कुदरती तोहफे देता है, मतलब हमारी मिट्टी और हमारे खनिज। भूगोल और खेती का रिश्ता तो चोली दामन का है। उत्तर के मैदानों की जलोढ़ मिट्टी चावल और गेहूं के लिए बेहतरीन है, तो दक्कन की काली मिट्टी में सबसे अच्छी कपास होती है। मतलब हर मिट्टी की अपनी एक कहानी है और अपनी एक खास फसल है। अब खनिजों को देखिए, इनका बंटवारा भी भूगोल का ही खेल है। देश का ज्यादातर कोयला नदी घाटियों में दबा हुआ है, जबकि लोहा और बॉक्साइट जैसे खनिज प्रायद्वीपीय पठार की पुरानी चट्टानों में मिलते हैं। ये दिखाता है कि जमीन के नीचे का खजाना सीधे सीधे जमीन की बनावट से ही जुड़ा हुआ है। तो पूरी कहानी का सार ये है कि भारत के संसाधन कहीं भी यूं ही बेतरतीब नहीं बिखरे हैं। उनका बंटवारा सीधे तौर पर देश के भूवैज्ञानिक इतिहास से जुड़ा है। एक तरह से ये समझना कि भारत बना कैसे, इस बात को समझने की चाबी है कि भारत के पास आज क्या-क्या है। तो हमने करोड़ों साल पुरानी एक टक्कर से शुरू करके आज के भारत तक का सफर देखा, लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। क्लाइमेट चेंज और हमारी अपनी गतिविधियाँ इस भूगोल को हर पल, हर दिन बदल रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि आने वाले समय में भविष्य का भारत कैसा दिखेगा और ये बदलाव हमारी अगली पीढ़ियों को कैसे प्रभावित करेगा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को गंभीरता से सोचना चाहिए।